होगा मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब की पानामा रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील जेर समात थी, जिसकी अदालत ने महफूज कर लिया था फैसला, वो महफूज फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया और 9 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसका जो लुब्बे लुबाब है, जिस फैसले का जो क्रक्स है वो यही है कि नवाज शरीफ चूंकि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, फ्यूजिटिव कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में, और कहा गया है कि चूंकि नवाज शरीफ मफरूर है, पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उनकी अपीलें सजाओं के खिलाफ पनामा रेफरेंस में मुस्तरद की जाती हैं। अगर नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए, सजाएं खत्म करवानी है, तो उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये कह के अपीलें बाहर फेंक दी हैं रद्दी की टोकरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर 2-3 अहम सवालात पैदा होते हैं कि अब नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, सिवाय इस एक कानूनी रास्ते के कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं और यहाँ पर आकर अपना मुकदमा कानूनी तौर पर लड़ें, अदालतों का सामना करें, अदालतों के जरिए इंसाफ हासिल करें। दूसरा अहम सवाल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शंस क्या बरकरार रह जाते हैं, क्योंकि अब तक तो जितनी कोशिशें हुकूमत ने की उसमें वो नाकाम रही है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। लेकिन बात करेंगे, सवालात करेंगे कि नवाज शरीफ के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या हैं। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? और इसके साथ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं, अब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या उन्हें रिलीफ मिल सकता है? उनकी अपीलें मुकर्रर हो गई हैं आइंदा समात के लिए। लेकिन सवालात करते हैं नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से, और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं राना सनाउल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सिवाय एक रास्ते के कि वो अगली फ्लाइट पकड़ें लंदन से पाकिस्तान और यहां आके कानून का सामना करें, और कानूनी ऑप्शन तो और कोई नहीं बची सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब खुद को कानून के हवाले कर दें। राना साहब देखिए, ऐसा हुकूमती तर्जुमानों को नजर आता है क्योंकि उनकी आंखों और उनके ज़हनों पे पर्दा है इंतकाम का, नफरत का। असल में ये फैसला जो है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील है वो उनकी अदम हाजिरी या अदम पैरवी पे खारिज हुई है, और इसी फैसले के आखिरी पैरा में मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको ये हक दिया है, और ये बाकायदा तहरीर है कि वो जब भी वापस आए तो वो अपनी अपील जो है वो अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं इसी अपील की रेस्टोरेशन के लिए, और उनका फैसला जो है वो मेरिट पे होगा। ये फैसला जो है ये मेरिट पे नहीं हुआ, और हमारी यही ख्वाहिश थी या हमारी यही रिक्वेस्ट थी अदालत से कि या तो उनकी अपील जो है उसको पेंड कर दिया जाए उनके वापस आने या हाजिर होने तक, या फिर ये है कि उनकी अपील को अदम पैरवी जो है वो खारिज किया जाए और मेरिट्स को टच ना किया जाए। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब जब भी अपने इलाज को मुकम्मल करने के बाद जब भी वो वापस आएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला इसी अदालत में अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे और इसी अदालत से मेरिट पे फैसला हासिल करेंगे। और ये जो फैसला है एहतसाब कोर्ट का जिसके खिलाफ ये अपील थी, ये तो एक बदनमा दाग है इंसाफ के चेहरे पे, और ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि वो जज साहब की खुद अपनी जो है वो वीडियो मौजूद है कि किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह से उनको उनसे जो है वो फैसला हासिल किया। तो वो जो है वो तो एक बदनुमा दाग है, वो तो किसी कीमत पे रह नहीं सकता, वो तो धुलेगा इंशाअल्लाह ताला, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सुरखरू होंगे और बाइज्जत बरी होंगे।
राणा साहब, आप जो कि खुद भी बड़े माहिर कानूनदान हैं, तो आपने इसमें से बड़ा एक कानूनी लकूना जो है वो निकाला है, लेकिन आप खुद फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाउंड कर दिया है कि उस वक्त तक अपीलें नहीं सुनी जा सकती जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आ जाते। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाउंड कर दिया नवाज शरीफ को। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फिर एक बार नवाज शरीफ को फ्यूजिटिव, इश्तिहारी और मफरूर कह दिया है, और ये भी कहा है कि उनके जो बाहर जाने की वजह थी वो मुनासिब नहीं थी, वो किसी जायज वजह के बगैर मुल्क से बाहर चले गए। तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते उस वक्त तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। और यही मौक़िफ़ हुकूमत का है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो एक बहाना बना के, झूठ बना के मुल्क से बाहर गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि बगैर किसी मुनासिब और जायज़ वजह के नवाज शरीफ आज जो है वो मुल्क से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है, और आप लोगों की जो प्ली थी, नवाज शरीफ की प्ली थी कि जो पनामा की सजाएं हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, उन अपीलों को ख़त्म किया जाए, लेकिन अब सजा भी उनकी बरकरार है, अपील भी उनकी मुस्तरद हो गई। तो आप लोग जो गए थे, नवाज शरीफ जो गए थे, वो पनामा रेफरेंस के खिलाफ गए थे, वहां से अदम पैरवी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आप लोग गए थे कि जो आपकी पनामा में सजाएं हैं वो खत्म हो सके। जी बिल्कुल, सजा के खिलाफ ही गए थे, और मेरिट पे जो ये सजा है ये बिल्कुल एक बदनमा दाग है इंसाफ के और अदालती निज़ाम के चेहरे के ऊपर, और ये धुलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसका फैसला क्योंकि मेरिट पे नहीं हुआ, और जहां तक उनका तल्लक है तो वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वो वापस भी आएंगे और इन्हीं अदालतों से जो है वो इंसाफ भी हासिल करेंगे। बल्कि जो इंसाफ का निज़ाम है ये उसकी भी ज़रूरत है कि ऐसा बदनमा दाग जो है, ऐसा फैसला जो है, जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है ये धौंस और धांधली और ब्लैकमेलिंग से किया गया है, तो इस फैसले को जो है वो हटाया जाए। जहां तक उनके बाहर जाने का मामला है तो वो बाकायदा जो है वो अदालती इजाजत से और हुकूमत की कैबिनेट की अप्रूवल के साथ जो है वो बाहर गए हैं। और जहां तक वहां पे उनके रहने का जवाब है, तो जब वो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो वो जिन डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज है उनकी प्रिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी सारा मेडिकल उनका ट्रीटमेंट है उसका रिकॉर्ड लेके आएंगे, और वो जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि वो इस दौरान जो है वो क्यों आगे अदालत में पेश नहीं हो सके। तो जब वो पेश होंगे तो इसका मेरिट पे फैसला हो जाएगा, और मेरिट पे फैसला इसका कुछ नहीं हो सकता मासिवाय इसके कि वो बाइज्जत उनको बरी किया जाए। लेकिन राणा साहब, बाइज्जत बरी तो नवाज शरीफ साहब तब होंगे ना जब वो पाकिस्तान आएंगे। लंदन बैठ के तो अदालत उनको बाइज्जत बरी नहीं कर सकती ना। अब जो आज जो फैसला आया है इसके बाद दो पहलू हैं, एक तो सियासी और एक कानूनी। एक कानूनी पहलू तो ये हो गया कि जी नवाज शरीफ साहब को हर हालत में पाकिस्तान वापस आना है अगर वो इंसाफ चाहते हैं, अगर वो सजाएं खत्म करना चाहते हैं। ये तो आपके पास कानूनी पहलू हो गया, कानूनी रास्ता। जो सियासी पहलू है कि वो इसका क्या आप लोग इसका सियासी बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे कि नवाज शरीफ को एक बार फिर इश्तिहारी मफरूर कहा गया, उनके इलाज के मामले को भी तस्लीम नहीं किया गया, और यही मौक़िफ़ हुकूमत को भी है। तो आप नून लीग और नवाज शरीफ सियासी और कानूनी पहलू दोनों का बोझ उठा सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक उनके वापस आने की बात है तो बिल्कुल ये उनका मुल्क है, उनका सब कुछ यहाँ पे है। वो वापस क्यों नहीं आएंगे? वापस वो हर कीमत पे आएंगे। और वो जो गए हैं वो इलाज की गरज से गए हैं, अपना इलाज मुकम्मल करवा के जो है वो वापस आएंगे। भेजना जो है वो हुकूमत के इख्तियार में था, वापस आना जो है वो उनके इख्तियार में है, और अपने वक्त का तयन जो है वो अपनी तरजीहात के मुताबिक जो है वो खुद करेंगे। और हमारी तो अदालत से जो है वो गुजारिश ही ये थी, हमारे वकील ने अपना वकालतनामा जो है वो मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शन पे वापस ले लिया था, और हमारी अपील यही थी कि जनाब या आप इसको पेंड कर दें उनके वापस आने तक, या फिर इसको जो है वो आप अदम पैरवी जो है वो खारिज करें और मेरिट के ऊपर इसका फैसला ना करें। हमने तो कभी नहीं ये कहा, और ना ये हो सकता है कि आप हमारी गैर हाजिरी में जो है इसका फैसला फरमा दें। हमने तो कहा कि इसका फैसला ना फरमाएं, इसको या अदम पैरवी खारिज करें या इसको पेंड जो है वो रहने दें। जहां तक सियासी बोझ का तल्लक है तो लोगों को पता है कि ये फैसला जो है इसके पस मंजर में क्या मामलात हैं, तो इसलिए अवाम की नजर में तो मियां नवाज शरीफ पहले ही सुरखरू है। अदालत या जो एक कानूनी मुंशगाफी है उनकी बात बाकी है। अवाम जो है वो समझते हैं कि और इस बात पे यकीन रखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई,
और उसका इकरार जो है वो अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे। जो मरहूम अरशद मलिक साहब जो जज थे, वो तो खुद पुकार उठे कि मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा है, मुझसे ब्लैकमेल करके, मुझे प्रेशराइज करके जो है मुझे कह रहे थे कि 14 साल सजा करो, मैंने तो फिर 7 साल की है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। राणा साहब, अब यहाँ पे एक और सवाल क्रिएट होता है कि अगर नून लीग के सियासी बयानिए के मुताबिक नवाज शरीफ अवाम में सुरखरू हो गए हैं और अवाम को पता चल गया है आपके मुताबिक कि नवाज शरीफ पर कितना जुल्म हुआ फैसलों के हवाले से या जिस भी चीज के हवाले से, तो फिर तो कोई चीज रुकावट नहीं बननी चाहिए ना। फिर तो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान फौरन वापस आ जाना चाहिए। जैसा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी आज शाम की फ्लाइट वो पकड़ सकते हैं। अगर नवाज शरीफ अवाम में सुरखरू हैं, अवाम में मकबूल हो गए हैं, तो फौरन से पाकिस्तान वापस आ जाएं। फिर तो अवाम उनके लिए सड़कों पर इस्तेकबाल के लिए भी निकलेंगे, एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाएगा, उनके रास्ते जेल जाने के रास्ते में भी रुकावट बन जाएंगे, बड़े बड़े जलसे जुलूस करेंगे। और दूसरी बात यह कि जो अदालत ने, जो लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी वो 8 हफ्तों के लिए इलाज के लिए दी थी और साथ में शर्त रखी थी कि जी वहां लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहां सबमिट करेंगे मेडिकल रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे, नंबर 1। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर नवाज शरीफ अवाम में सुरखरू है तो पाकिस्तान वापस आ जाएं, यहां तो बहुत बड़ा हुजूम उनके इस्तिकबाल के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, ये तो इसका तो काम है झूठ बोलना। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 8 हफ्तों के लिए गए थे और साथ ये कंडीशन थी कि वापस वो रिपोर्टें बिल्कुल बाकायदगी से इनको जो जमा करवाई जाती रही हैं, करवाई जो है वो जाएंगी। जहाँ से वापसी का तलक है वो तो मैंने आपको पहले कह दिया है कि बिना जो है इसके अख्तियार में था। वापसी जो है वो अपने तौर पे अपनी सेहत, अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए वापसी का वक्त का तयन जो है वो खुद करेंगे। लेकिन राणा साहब यहाँ पे इजाजत दीजिएगा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि वो कल कहा उन्होंने कि वो शाम की फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो फिर तो कोई रुकावट नहीं ना नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, फ्लाइट पकड़े पाकिस्तान वापस आ जाए। मैंने कहा ना कि ये फैसला तो उन्होंने करना है ना, ये फैसला मैंने भी नहीं करना और मरियम नवाज साहबा ने भी नहीं करना, ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है। देखिए ना, इस वक्त यहाँ पे जिस किस्म के इंतकाम की और जिस किस्म की घटिया जो है वो नैब और बाकी मुहिम जुई हो रही है कि एक तरफ नैब जो है वो नाकाम हो गया, कुछ साबित नहीं कर सका। 1 साल मियां शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा, 20 माह हमजा शहबाज को रखा, ख्वाजा आसिफ साहब अब 6-7 माह बाद रिहा हो रहे हैं। मेरे ऊपर जो है वो अगर कोई नैब को नहीं कुछ मिला तो मेरे ऊपर हीरो डाल दी इन्होंने। इसी तरह से एहसन इकबाल हैं, अपना खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, अपना जावेद लतीफ। यानी जो ये जुल्म इस वक्त हो रहा है यहाँ पे कानून की नहीं, यहाँ पे तो जो है वो जुल्म की हुक्मरानी है। यहाँ पे कोई इंसाफ का असूल इस वक्त हो रहा है। कोई इंसाफ, कोई कह सकता है कि मुझे इस माहौल में इंसाफ मिल सकता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये उनके पेश नजर हैं और वो इस बारे में जो भी फैसला करेंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कब करेंगे फैसला। वो हो सकता है वो बहुत जल्द फैसला कर लें, ये तो उनकी अपनी स्वाबदीद है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनका मुल्क है, उन्होंने वापस तो आना ही। राणा साहब, एक और अहम सवाल के नून लीग का जो बयानिया है वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, इलाज का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, या यहाँ पे होने वाले आपके मुताबिक जुल्म का मसला है। और जितने नाम आपने गिनवाए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, हमजा शहबाज साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप खुद जेल काट के आए हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ जो कि अब जमानत पर रिहा हुए हैं, जावेद लतीफ वगैरह वगैरह, ये सब लोग पाकिस्तान में ही हैं और आपके मुताबिक जो जुल्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए उन सबको यहाँ पर फेस कर रहे हैं, हुकूमत को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, अदालतों को, केसेस को, नैब को, सबको यहाँ फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर है, यहीं पर है कि जो है वो फेस कर रही हैं। और मियां नवाज शरीफ तकरीबन कम अज कम मेरा ख्याल है 1.5 साल नहीं तो 1 साल पूरा 1 साल उन्होंने भी जेल में रह के फेस किया है। इस हुकूमत ने भेजा है उनको, उनके पांव पड़ के। रोज इनकी वजीरे सेहत जो है वो कहती थी कि हम मियां साहब को कह रहे हैं कि मियां साहब आप चले जाएं बाहर, अपना इलाज कराएं, मियां साहब जा नहीं रहे। उसके बाद कैबिनेट ने फैसला किया कि जी मियां साहब चले जाएं। ये तो गवर्नमेंट ने भेजा है उनको, बाकायदा फैसला करके ना करते, ये फैसला ना भेजते।
जब इन्होंने वो एक शर्त लगाई थी कि जी हमें एक स्टाम्प लिख के दे दे, उन्होंने साफ इनकार किया, उन्होंने नहीं लिख के दे दिया, तो फिर ये अपना फैसला वापस ले लेते। तो ये तो गवर्नमेंट ने भेजा है, वो कोई ये तो नहीं है कि वो कोई जेल तोड़ के फरार होकर चले गए हैं। इन्होंने बाकायदा उनको जो है वो भेजा है, इजाजत दे के भेजी है, लिख पढ़ के इजाजत दी है। राणा साहब, एक आखिरी सवाल, अभी तक नून लीग का बयानिया कंफ्यूजन का शिकार है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की वजह से मुल्क से बाहर हैं, सिक्योरिटी की वजह से मुल्क से बाहर हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, या फिर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता और आप ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, गए हुकूमत की मर्जी से थे, हुकूमत ने भेजा था, वापस अपनी मर्जी से आएंगे, इंसाफ भी नहीं चाहिए, अपीलें भी मुस्तरद होते रहें, अदालतों से इंसाफ नहीं चाहिए। तो मसला क्या है? इलाज का मसला है, सिक्योरिटी थ्रेट है, या फिर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं चाहिए या नहीं मिलता? सुन, इंसाफ भी चाहिए, लेकिन इंसाफ का माहौल इस वक्त इस मुल्क में है? यहाँ पे कोई इंसाफ हो रहा है? यहाँ पे किसके साथ इंसाफ हो रहा है? जहांगीर तरीन के साथ ही इंसाफ हुआ है ना, किसी और के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। ये जो आमर कियानी था, जिसके ऊपर मेडिसिन 6 गुना महंगी करने का अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम था, उसके साथ ही इंसाफ हुआ है ना। या फिर अपना जुल्फी बुखारी के साथ इंसाफ हुआ है, या मालूम जब्बा वालों के साथ इंसाफ हुआ है। हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा। तो हमें इंसाफ चाहिए, हम बिल्कुल इंसाफ लेने के लिए जो है वो अदालतों से रिजू करेंगे। और शुक्रिया अदालत का कि उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया कि जब भी आप मुनासिब समझे, जब भी आप आए तो आप आके एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। अदालतों को भी पता है कि इस वक्त मुल्क में जो है वो क्या माहौल है। लेकिन मामला ये है कि उनकी अपनी जो सेहत का मसला है वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हार्ट के मरीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट हुआ है। और ये भी और रिकॉर्ड है कि उनका ऑपरेशन अभी तक ये कोविड की वजह से नहीं हो सका। ये सारी चीजें जो है ये दोनों हकीकतें हैं, उनकी सेहत का मसला और यहाँ पे मुल्क के अंदर जो एक जुल्म और नफरत में गर्क टोला जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। तो ये सारी दोनों चीजें जो है वो हकीकत है और दोनों का ही मैंने आपके सामने जिक्र किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद जब वापस आएंगे तो PSL 6 का मैच इस वक्त जारी है। कौन बनेगा PSL 6 का सुल्तान? मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? इस पर बात करेंगे क्रिकेट के माहिरीन के साथ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे PSL की। इस वक्त मैच चल रहा है, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त मैच ही देख रहा होगा। प्रोग्राम्स करंट अफेयर्स के लोग कम कम ही देख रहे होंगे, तो हमने भी सोचा कि आज क्यों ना PSL के हवाले से ही बात कर ली जाए। सियासत के खेल पर तो रोजाना ही बात होती रहती है, तो आज असल खेल के हवाले से जरा प्रोग्राम कर लिया जाए। PSL का मैच इस वक्त जारी है और बड़ा जबरदस्त इस वक्त आज का जो है वो टाकरा है। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL 6 में फाइनल में पहुंचे हैं और पेशावर ज़ल्मी चैंपियंस, इवन दो के डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं थे बट चैंपियंस हैं, एक दफा जीत चुके हैं टाइटल, 4 दफा फाइनल में पहुंच चुके हैं। सो टाकरा बड़ा जबरदस्त, बड़े मजे का, और दोनों टीमों का जो सफर रहा है PSL 6 में अप्स एंड डाउन्स के साथ, लेकिन मुल्तान सुल्तान की पोजीशन जो है वो काफी स्टेबल रही है। तो आज के फाइनल में क्या अपसेट होने जा रहा है? क्या मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को, जो कि एक तरह से वेटरन्स हैं PSL के, क्या उनको शिकस्त दे सकेंगे या पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी? सो आज के इस खेल के बारे में, प्रोग्राम क्रिकेट के बारे में, PSL 6 के बारे में मैं जरा कम बोलूंगी, और जो माहिरीन हैं, जो जबरदस्त किस्म के लोग हैं, अपनी फील्ड के माहिर तरीन लोग हैं, उनसे हम आप तक पहुंचाएंगे कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा थोड़ा सा डाउन रहेगा। सो जी, डिबेट को ओपन करते हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं दानिश कनेरिया साहब, साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, बड़े जबरदस्त तज्जियाकार हैं, क्रिकेट के हवाले से आप इनको सुनते रहते हैं इनका तज्जिया। दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं जी यासिर हमीद साहब, बड़े जबरदस्त साबिक क्रिकेटर रहे हैं, रिकॉर्ड्स अपने नाम करते रहे हैं और तज्जिया आप इनका भी सुनते रहते हैं। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नन अदर देन, मैं इनको हमेशा कहती हूँ क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया है, क्रिकेटपीडिया है ये अपनी जात में, मिर्जा इकबाल बेग साहब। आप तीनों का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मैच को फिलहाल जरा ब्रेक लगा के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, पहला सवाल आपसे, कौन जीतेगा आपकी नजर में? मेरिट पे, परफॉर्मेंस पे किसका पलड़ा आपको भारी लगता है, मुल्तान सुल्तान्स या पेशावर ज़ल्मी? बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का गरीदा। और जो आज जो मैच शुरू हुआ है, जो टॉस जब जीता है पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, और उनका जो प्लान रहा है कि गुज़िश्ता 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट का ताक़ुब करते हुए जीते हैं, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। और आज भी वहाब रियाज ने यही किया कि टॉस जीतकर उनको खिलाया, क्योंकि चेस करने में पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ी अच्छी साबित हो रही है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 23 साला हजरतुल्लाह जज़ई, जिनका 189 का स्ट्राइक रेट है, वो इस वक्त खतरा बने हुए हैं। तो मुल्तान सुल्तान की ये कोशिश होगी उन्हें रोका जाए। मैं समझता हूँ टॉस के बाद सूरत हाल थोड़ी तब्दील हुई है और लगता यही है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम अगर विकेट लेने में कामयाब हुई, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सुहेब मकसूद और रायली रौसो की, तो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी की टीम में ये कैपेबिलिटी है कि वो हदफ का ताक़ुब कर सके। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान कितना टारगेट दे पाएंगे या कितना टारगेट देना चाहिए जो पेशावर ज़ल्मी के लिए आसानी से अचीवेबल ना हो? गरीदा, इस वक्त वहाँ जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और फील्ड जो है वो तकरीबन 48 डिग्रीज है। उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 75% है। इस गर्मी में और जिस तरह की ये नाइट मैच हो रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि 180 जो उमूमन इस पिच पर शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी की पिच पर 180 एक ऐसा टारगेट होगा जो मुखालिफ टीम को चेस करने में उसको मुश्किल हो सकती है। दानिश कनेरिया साहब, आपकी तरफ आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। एक तो कि आप मैच को फिलहाल जरा ब्रेक लगा के, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए कि क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट की टीवी स्क्रीन को छोड़ के वो खुद टीवी स्क्रीन पे आके बैठे, लेकिन थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और आप बताएं कि आपको आज के मैच में किसका पलड़ा भारी नजर आता है? पेशावर ज़ल्मी सेकंड टाइम टाइटल लिफ्ट करेगी, ट्रॉफी लिफ्ट करेगी, या मुल्तान सुल्तान अपसेट कर सकती है आज? आई थिंक मुल्तान सुल्तान, बिकॉज लुक एट द टीम और जिस तरह से वहाब रियाज ने कप्तानी की है, नो डाउट बड़ी जबरदस्त कप्तानी करके आ रहा है। और पेशावर ज़ल्मी एक अच्छे मोल्ड में खेल रही क्रिकेट। स्टार्ट करते हजरतुल्लाह जज़ाई की, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, लोकल रहे वहाँ के, अबू धाबी में काफी क्रिकेट खेली हुई है, तो जानते ग्राउंड की कंडीशंस को, विकेट की कंडीशंस को पहचानते कि यहाँ पर कहाँ पर बॉल मिलेगा और उसको जो है हिट करनी है। लेकिन इसका जो वीकेट लिंक है हजरतुल्लाह जज़ाई का, वो है स्लोअर वन इनटू दी विकेट्स। क्योंकि अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनके पास 2 एक्सपीरियंस, एक है सोहेल तनवीर का और एक है इमरान ताहिर का। और इमरान ताहिर का जो गुगली है वो शादाब खान से बहुत बेटर गुगली करता है वो, ठीक है ना, तो वहां पर वो फंसेंगे। और अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अगर यहाँ पर जज़ई है तो वहाँ पर फिर शुएब धानी भी है, सो टाकरा तो फिर अच्छा। शुएब धानी भी है, हाँ शुएब वो भी है, शाहनवाज धानी भी है, फिर उसके बाद सोहेल तनवीर है। सॉरी, शाहनवाज धानी, सॉरी जी हाँ, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। पेशावर ज़ल्मी रिलाई करती है बहुत ज्यादा अपनी बैटिंग के ऊपर कि वो जो है चेस कर जाएगी। आज अगर मुल्तान की तरफ से रिजवान भी रन कर जाते हैं, शोएब मकसूद फॉर्म में हो गए और उनके लिए खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक हो गया, उनका जो है हैदर अली बाहर हो गए, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा फ्लो के साथ खेलेंगे जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करते पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में, जहाँ पर हजरतुल्लाह जज़ाई है, शुएब मलिक है, फिर उसके बाद शेफर्ड है, रोवन पावल है, तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान चाहेगी कि 210 पे वो उनको दे रन दे। इतना मार्जिन थे 210, बिकॉज वो हो जाती है, फोर्स आ जाती है, ड्यू फैक्टर हो जाता है, बहुत थोड़ा गीला भी होता है, स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना प्रॉब्लम होती है। आई थिंक 200-210 विल बी अ गुड कार्ड, जो है ना अपना टारगेट होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। एक वोट है पेशावर ज़ल्मी के लिए और मिर्जा इकबाल कह रहे हैं कि इस वक्त जो कंडीशन है वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो विकेट की कंडीशन है, जो पिच की कंडीशन है 180। दानिश कनेरिया का वोट जा रहा है मुल्तान सुल्तान की तरफ, वो कह रहे हैं कि 210 तक का टारगेट देना चाहिए। यासिर हमीद साहब, आपका डिसाइसिव वोट हो सकता है, आपका वोट डिसाइड कर सकता है आज कि कौन जीतेगा आपके नजदीक, किसका पलड़ा भारी है, टारगेट कितना होना चाहिए और किसके क्या प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए गरीदा, दोनों टीमों ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली और बड़े राइट टाइम पे इन्होंने टेक ऑफ किए है टूर्नामेंट में। मैं समझता हूँ कि जिस टाइम पे इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है दोनों टीमों ने
फाइनल जीतने चैंपियन बनने वाली टीम है। दोनों की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, जो मेरे ख्याल से पेशावर की बैटिंग बहुत डीप है। अगर आप देखें तो जज़ेई की वजह से उनको शुरू में बहुत बड़ा कुशन मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी टारगेट होगा वो जो है इस पोजीशन में और वो केपेबल है उसको चेस करने के। अगर आप शुएब मलिक को देखो, उसने जो फिनिश किया है लास्ट मैच में 10 बॉलों पे 32 रन करके उसने मैच को फिनिश किया है। फिर कामरान अकमल पे ड्यू है आज परफॉर्मेंस, उसने भी, वो भी आपको पता है वो बहुत पक्का खिलाड़ी है और वो मौका ढूंढ रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि मैं कब परफॉर्म करूं। तो पिछले मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, उससे पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया, उससे पहले उसने परफॉर्मेंसेस दी है। तो जज़ेई का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है पेशावर से। मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है उनके लिए। और मुल्तान सुल्तान भी नो डाउट, जो धानी है, अभी देखते हैं शायद धानी जो है अगर वो कोलैप्स कर जाता है, जिस तरह की एनर्जी उस बच्चे में, मैं समझता हूँ इट्स वेरी गुड साइन फॉर हिम। और बाकी बड़ा इंस्पिरेशनल होता है ऐसा अगर लड़का टीम में आए, वो परफॉर्म करे, बड़ा इंस्पिरेशनल होता है सारे लड़कों के लिए। तो दोनों टीमें बड़ी फिट जा रही है। मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और बड़ा अच्छा मैच होगा और बड़ा डीप जाएगा ये मैच, बड़ा डिसाइसिव और बड़ा वो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग, बड़ा टक्कर का कांटे का मैच होगा। मुल्तान सुल्तान की तरफ से शुएब मकसूद को, शान मसूद को, खुशदिल शाह को, इनको किस तरह देखते हैं आप? क्या ये मैच का पांसा पलट सकते हैं? यासिर हमीद साहब देखिए, शान मसूद जो है बड़े राइट टाइम पे फॉर्म में आया, वो भी उसका जो कम बैक है। देखिए, ये कहते हैं ना कि अगर आप टैलेंटेड हो लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो इट बीट्स द टैलेंट। तो शान मसूद का वही है कि वो ही इज अ हार्ड वर्कर। मैं मतलब हमेशा से ये कहता हूँ कि नाउ और देन ही विल डेफिनेटली कम बैक इनटू द टीम। तो शुएब मकसूद का भी यही है। शुएब मकसूद को एक अच्छा मौका मिला है, हैदर अली की जगह वो टीम है, तो मोराल उनका बड़ा हाई है इस टाइम पे बैटिंग का। और ऊपर से रिजवान उनका कैप्टन है, इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अभी भी वो बैटिंग कर रहा है, बड़े अच्छे शॉट्स खेल रहा है। तो शान मसूद का हमने अबू धाबी में देखा है इस लेग में, जितने भी प्लेयर जो सामने खेले उन्होंने रन्स किए। तो शान मसूद ने भी रन्स इसी वजह से किया कि वो सामने खेलता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेलता, वो बड़ा सामने खेला है। रिजवान का भी यही है। तो शुएब मकसूद, ये तीनों बड़े जबरदस्त फॉर्म में। अब देखते हैं कितना टोटल ले सकते हैं। मैं तो समझता हूँ अगर 220 230 होगा तो कहीं जाके वो सुख का सांस ले सकते हैं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बहुत ज्यादा मूड में नजर आ रही है मुझे। जज़ेई की वजह से उनके कैंप में बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर गई है। मैं कहा एनर्जी बहुत, पॉजिटिविटी बड़ी हाई लेवल पे। ओके दानिश कनेरिया साहब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जज़ेई पे रिलाई करना, रिलैक्स करना पेशावर ज़ल्मी के लिए ठीक है, या कामरान अकमल पावर हिटर आज के कम से कम फाइनल में साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जो क्रिकेट है वो है तो 11 प्लेयर्स की टीम होती है और 11 पे रिलाई करना चाहिए। नो डाउट हज़रत इज प्लेइंग वेरी गुड, बट इंस्टेड यू हैव शुएब मलिक इज ओवर देयर, उसके बाद रोमन पावल है, फिर अपना शेफर्ड है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है। अगर आज नहीं चलता है, अगर आज नहीं चलता है तो उसके बाद जो बोझ उठाना पड़ेगा वो शुएब मलिक, और शुएब मलिक बड़ा जबरदस्त। शुएब मलिक उठा पाएंगे फाइनल में? उठा पाएंगे शुएब मलिक बोझ? जी सॉरी, मैंने कहा फाइनल में शुएब मलिक उठा पाएंगे बोझ अगर कहीं पर? उठा पाएंगे, बिकॉज ही हैज डन इट इन पास्ट, ही हैज डन सो मेनी टाइम्स। आप देखिए कैरेबियन लीग में जब वो कप्तान थे उस टीम के, वो सिंगल हैंडेडली 2-3 मैचेस खुद ही ले गए थे, और इवन फाइनल के अंदर भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। उसके पास है वो चीज के वो मिडिल ऑर्डर में आके सिंगल डबल्स करके, नॉच करके, फिर वो बड़ी शॉटें भी मार सके, और उसने प्रूफ करना है। बिकॉज जब से वो टीम से बाहर हुआ है उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस लेवल है, ग्राफ अच्छा जा रहा है, क्योंकि उसको टीम में आना है। ही इज लुकिंग एट द T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग अहेड, और उसको अपनी फॉर्म करनी है। तो आज उसको अगर मौका मिलेगा तो उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज जो अपनी टीम को जो है तो भंवर में से निकाले, अगर मुश्किल में पड़ती है तो। राइट, एंड नाउ कमिंग टू यू मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या हैदर अली और उमैद आसिफ आज का फाइनल नहीं खेल रहे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से? मिर्जा इकबाल साहब, उन दोनों को गरीदा आइसोलेशन में रख दिया गया कि उन्होंने बायो सिक्योर बबल को ब्रेक किया था। हाँ। और उमैद आसिफ की जगह समीम गुल को, जो एक फास्ट बॉलर है, उन्हें शामिल किया। हैदर अली तो पहले भी टीम से 1-2 मैचेस खेलकर बाहर हो गए थे, लेकिन मैं जो कंडीशंस है उसमें अगर आप देखें कि जब तो उमैद का आज ना खेलना पेशावर ज़ल्मी के लिए लॉस है मिर्जा इकबाल बेग साहब, या आप समझते हैं कि ये कवर अप हो जाएगा ज़ल्मी की तरफ से?
बिल्कुल उमैद आसिफ ने बॉलिंग अच्छी की थी एक दो मैचेस में, अगरचे ज्यादा विकेटें नहीं ली थी। फर्क तो पड़ेगा उनके ना होने से, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया था। अब उनकी जगह समीन गुल को लाया गया, पहले भी वो खेले। लेकिन जो कंडीशंस है, जब बाद में बैटिंग करेगी हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम, तो मुश्किल होगी। मतलब जब पेशावर ज़ल्मी की टीम बैटिंग करेगी तो मुश्किल होगी मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना, क्योंकि ओस गिर रही है मुत्तहिदा अरब अमारात में, अबू धाबी में, और बॉलिंग साइड बहुत जबरदस्त है मुल्तान सुल्तान की। शाहनवाज दहानी लाड़काना का लड़का, उसकी 22 साल उम्र, 20 विकेटें उसकी। इमरान ताहिर, और फिर इन्होंने ब्लेसिंग मोजर अबानी को लेकर आए जो कि जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर है। सुहेल तनवीर जो है वो तजुर्बाकार है। तो बॉलिंग बड़ी अच्छी है मुल्तान सुल्तान की। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इब्तिदा में अगर हदफ के ताक़ुब में, और जिस तरह दानिश कह रहे थे ना, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मैचेस में 200 से ज्यादा रन बने, और ये 20वां मैच है यहाँ हो रहा है अबू धाबी में। 2 मैचेस में, बल्कि एक ही मैच में 200 से ज्यादा रन बने। 247 किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने 232 रन स्कोर किए थे। तो उमूमन हो यही रहा है कि अंडर 200 स्कोर आ रहा है। लेकिन फाइनल मैच है, और अगर फाइनल में कोई टीम 200 कर लेगी गरीदा, तो फिर डेफिनेटली उसके चांसेस और रोशन हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे, इस जबरदस्त से इंटरेस्टिंग डिस्कशन को बरकरार रखेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, यासिर हमीद साहब, दानिश कनरिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, यहीं से रिज्यूम करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानिश कनेरिया साहब, आपको इस PSL 6 में से पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कोई नया टैलेंट, कोई उभरता हुआ टैलेंट, कोई प्रॉमिसिंग टैलेंट या कोई भी प्रॉमिसिंग प्लेयर नजर आता है, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, हम जो है PSL 6 मतलब PSL पे बहुत तवज्जो देते हैं। अराउंड द वर्ल्ड लीग क्रिकेट पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बिकॉज एक फ्रेंचाइजीज की लीग होती है। डोमेस्टिक पे हम तवज्जो देनी चाहिए। डोमेस्टिक के प्लेयर जो होते हैं वो मंजे में प्लेयर होते हैं। PSL ने बहुत लड़के दिए, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आप देखें, हसन अली हो गया, हसनैन हो गया, रऊफ हो गया, जितने भी आ रहे हैं वो सारी बॉलिंग डिपार्टमेंट। हमें बॉलर्स तो मिल जाते हैं। इस दफा देखे शाहनवाज दानिशी की टीम के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा बॉलर है, देखते हैं कि वो क्या करता है जब उसको खिलाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर हमें कोई ऐसा नहीं बॉलर नहीं नजर आया स्पिन डिपार्टमेंट में। शादाब की जो इंजरी कंसर्न है, उसके साथ कोई और लेग स्पिनर हमें देखने को नहीं मिला। हमने देखा पास में जहाँ पर उमैर खान लेफ्ट आर्म स्पिनर थे कराची किंग्स के, वो 2 सीजन खेले, उसके बाद वो बाहर हो गए, फारिग करवा दिया उनको, पता नहीं वो कहाँ गए। इब्तिसाम थे हैदराबाद के लेग स्पिनर, बहुत अच्छे जबरदस्त यंगस्टर थे, वो भी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, सर्किट से ही बाहर चले गए। लेकिन इस सीजन के अंदर अगर बात करें तो जहाँ पर PSL 6 हमें बैट्समैन चाहिए, हमारी बैटिंग तो है ही नहीं। इवन के फ्रेंचाइज ओनर्स है वो इस बात पे कायल है कि यार हमें जो है बैटिंग में फॉरेनर्स पे हम रिलाई करेंगे, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम पाकिस्तानी बॉलर्स पे डिपेंड करेंगे। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी बैट्समैन, वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज इफ यू सी एट द पाकिस्तान टीम द मिडल ऑर्डर इज कोलैप्स। ओपनर का पता नहीं इसको कौन करेगा। रिजवान, बाबर आजम ये 2 रन करेंगे, ये 2 नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? और बाबर की अगर बात करूं इस सीजन के अंदर कराची किंग्स से उसने कितने रन किए? एवरी टाइम ही स्कोर्ड वेंट ऑन मेकिंग 50+ रन, बट द टीम वाज ऑन द लूजिंग साइड। व्हाट द पॉइंट ऑफ मेकिंग 50 रन, द टीम इज ऑन द लूजिंग साइड। तो उसका जो स्ट्राइक रेट की बात आती है बार बार, वो बिल्कुल ही पुअर है। वो टीम के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए ना खेलो, टीम के लिए खेलो। फिर इसके लिए तो हम जाते हैं बाहर जाके हम स्ट्रगल करते हैं। अभी आप देखिएगा इंग्लैंड में जो होगा हाल हमारा, और फिर वेस्ट इंडीज में जो होगा हाल आपके सामने आ जाएगा। ओहो, यासिर हमीद आप क्या कहेंगे? यही क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, मैं किसी हद तक दानिश की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मैंने कोई बैट्समैन मैंने भी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट कि जो नया कोई आया हो, जिस तरह IPL में होता है। IPL से बहुत सारे इंडिया ने बहुत सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। उनके जो जितने भी आप देख रहे हो, आपके उनके जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं, वो IPL में उन्होंने बड़ी अच्छी हैवी परफॉर्मेंसेस की हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बॉलर्स तो आ रहे हैं, लेकिन बैट्समैन कोई ऐसे नहीं आ रहे कि जो आगे अपना इम्पैक्ट शो करे, कोई हमें पता चले कि यार ये PSL की दरियाफ्त है। हमें कोई ऐसा कुछ, और इसकी वजह क्या है यासिर हमीद साहब? इसकी वजह क्या है आपके नजदीक? देखें, इसकी वजह जो है मेरे नजदीक सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो पिचेस, बहुत बड़ा रोल है पिचेस का। अगर आप मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी पिचेस ऐसी होनी चाहिए कि बैट्समैन को
कॉन्फिडेंस मिले। 2-3 मैचेस में अगर फंसी हुई पिचेस होंगी तो वो बेचारा वहीं पे अगर आउट हो जाता है तो डाउन हो जाता है, फिर 2 मैचेस उसको कवर करने में लगते हैं, चाहे वो अच्छी पिचेस हो तब भी। लेकिन उन कंडीशंस में ऐसी सिचुएशन से वही प्लेयर निकल सकता है जो पक्का प्लेयर हो, जिस तरह शोएब मलिक है, जो सीनियर प्लेयर्स है। यंगस्टर को अगर आप शुरू में प्रेशर में डाल दोगे तो वो फिर उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। तो जिस तरह हैदर अली के साथ हुआ, हैदर अली की मिसाल हमारे सामने है। हैदर अली पेशावर ज़ल्मी का एक परमानेंट मेंबर था जब PSL स्टार्ट हुई है। नाउ ही इज नोवेयर, इवन वो आज फाइनल से भी बाहर है और वो टीम से भी बाहर है। ठीक है, तो सोचे वो किस प्रेशर से गुजर रहा होगा। उस बच्चे का भी सोचे ना, एक बच्चे का इतना मतलब वो लिया जा रहा था नाम, यार हैदर अली नेक्स्ट, बाबर आजम मिल गया, हमें ये मिल गया, वो मिल गया। लेकिन आप उसको वो परफॉर्मेंस करेगा तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा ना। अगर बीच में दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। जी दानिश, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। जी दानिश जी, जो मैं इस बात को जो है तो कंटिन्यू करूंगा कि आपने पूछा ना कि क्या रीजन क्या है। द रीजन इज कि वी आर नॉट हैविंग टू मच ऑफ टूर्स ऑफ द अंडर-19 टीम एंड A टीम, जो हमारी इमर्जिंग टीम है। वो इसके लिए कि बिकॉज हम जो है पाकिस्तान में खेलते हैं, जब पाकिस्तान में खेलते हैं ना तो हमारी विकेट इतनी डेड होती है, आधे से ज्यादा डजन ऑफ द रन्स आर मेड ऑन द थर्ड मैन रीजन, और हमारा एंगल बन जाता है, वहीं रन्स करते रहते हैं। यहाँ पर हम 350 कर देंगे, 300 कर देंगे, लेकिन बाहर जाएंगे फंस जाएंगे। जब तक हम ग्रास रूट लेवल, देखिए हमारी क्रिकेट क्या हो गई, क्लब क्रिकेट भी हो गई है, यहाँ पर हम ग्रास रूट क्रिकेट भी हो गई है 20 ओवर की, तो हम प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 20 ओवर वाला, 50 ओवर वाला, 5 दिन वाला प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हम जब तक अंडर-19 के टूर्स नहीं करवाएंगे, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इमर्जिंग टीम को नहीं भेजेंगे, तब तक आप A टीम के टूर नहीं कहेंगे, तो आप एक बैकअप नहीं बना रहे, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। आप इंडिया देखें, इंडिया ने अभी एक टीम, इनके 25 लड़के इंग्लैंड में और 25 लड़के श्रीलंका में, दे हैव 50 बंच ऑफ बॉयज विद देम, और सबके सब टॉप क्लास प्लेयर है। उसके अंदर रणजी ट्रॉफी खेल के उन्होंने रन्स के अंबार लगाए हुए थी, IPL में रन्स के अंबार लगाए हुए, लेकिन भी उनको मौका नहीं मिल रहा। बैकअप है, बट वो ये देयर इज नो बैकअप। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ सिलेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग और जो है चमचागिरी पे टीम बनाते हैं, सिंपल एज दैट। बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं दानिश, आप भी, यासिर हमीद भी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपके नजदीक कौन सा टैलेंट है और टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान को, वजूहात क्या हैं, और PSL जिस तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार है, PSL के अपने अंदर जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका तज्जिया। देखिए गरीदा, जब आप किसी को सिफारिश की बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर बना देंगे और वो लैपटॉप सामने रखकर गिमिक्स करेगा कि मैं इसमें से स्टैट्स निकालता हूँ, ये लड़का इस वजह से आया, जबकि उसकी पीछे से डोरियां कोई और खींच रहा होगा, तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो हकदार को उसका हक मिलेगा। जो चीफ सेलेक्टर है वो यही काम कर रहे हैं। आप देखें ना कितना बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने कि PSL 9 जून से शुरू हुई, इन्होंने 9 जून से पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए जा रही है। आखिर अभी आपने शोएब मकसूद को ऐड किया ना, अगर आप ये रीजन बताते हैं कि जी वीजा नहीं लगता, तो शोएब मकसूद कैसे जा रहा है। इन्होंने जानबूझकर अपने फेवरेट को पक्का करने के लिए, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, उन्हें टीम में पहले से सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जो लड़के, उनके दिल टूट गए, जो लड़के खेल रहे थे PSL, वो तो इस उम्मीद पे, इस आस पर खेल रहे थे कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, शायद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे के लिए हमारा नाम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक तो चाहिए, इनको हमने इम्पोर्टेड लोग बुलाए हुए, वसीम खान साहब, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, लाखों रुपए महाना ले रहे हैं, वो पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ नहीं, इंग्लैंड में बर्मिंघम में पले बढ़े, उनका कोई उनको अंदाजा नहीं है। 2.5 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, वो जो जिस तरह की क्लब क्रिकेट होती, जो ग्रास रूट लेवल की, वो नहीं हो रही। आपने 6 टीमें बना दी हैं वजीर आजम साहब की ख्वाहिश पर। लोग तो कहते हैं कि एक ऐसे मुल्क का दुनिया की तारीख में आज तक गरीदा कोई टेस्ट क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना। इमरान खान साहब बने, हम तो तवक्को कर रहे थे कि क्रिकेट बेहतर होगी, हम तो ये तवक्को कर रहे थे। वो कंटेनर पर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं आ गया क्रिकेट ठीक करूंगा। वो अमेरिका में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए ये कहते थे कि मैं अभी जाके क्रिकेट पे तवज्जो दूंगा। लेकिन क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, टैलेंट सामने नहीं आ रहा। हमारी टीम की रैंकिंग देख ले, बाबर आजम भी 2015 में उसने डेब्यू किया है, कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा। कौन है इसका जिम्मेदार? वही दानिश कह रहा है, जो लोग जी हुजूरी करते हैं, यस्सर करते हैं, इम्पोर्टेड लोग बुला लिए। नदीम खान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर है,
और ये इनके दोस्त हैं वसीम खान के, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला है। एक टेस्ट मैच 93 में और एक टेस्ट मैच 6 साल बाद 99 में। उसने लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया है, उसे डायरेक्टर बना दिया है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जब मेरिट का कत्लेआम होगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ नहीं होगा, तो फिर हम किससे तवक्को रखें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यासिर हमीद। यही पॉलिटिकल स्पोर्ट्स कम पॉलिटिकल कमेंट में आपसे भी चाहूंगी कि आपके नजदीक इमरान खान साहब के दौर में, एक क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर के दौर में जो क्या प्राइम मिनिस्टर है, क्रिकेट बेहतर हुई है पाकिस्तान में, या आप समझते हैं कि मजीद खराब होगी, मजीद बड़ा गरक हो गया? यासिर हमीद। देखिए, इकबाल भाई ने ना बड़ी माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफी है हमारे। नहीं, आप इकबाल भाई के कंधे में रख के बंदूक ना चलाएं, आप अपना कमेंट दें मुझे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इकबाल भाई के सामने हम क्या बात कर सकते हैं। इकबाल भाई ने जो बातें कर दी, और आई मीन देखिए, आप पीटीआई के सपोर्टर तो नहीं है यासिर हमीद साहब? वो तो नेचुरली हम हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में से, हमारी क्रिकेटिंग फैमिली में से एक बंदा है, वो इस मुल्क को हेड कर रहा है, ठीक है? तो नेचुरली हमारी जो है उनके साथ इमोशंस है, हमारी सारा कुछ है। दैट्स रियलिटी, और उसको हमें मानना चाहिए जितना भी हम। लेकिन बात वही है कि बात हो रही है कि बेहतरी की बात हो रही है ना। अगर तनकीद कर भी रहे, इसलिए कर रहे हैं कि यार अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पास में पाकिस्तान ने हमेशा से ग्रेड प्रोड्यूस किए हैं। अब हम जिस सिस्टम से निकले हैं, अब मैंने, अगर दानिश ने परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली दी है, मैंने 5-6 साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो हम भी तो एक सिस्टम से निकले थे ना। मैं इस सिस्टम को बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा। ये जो नया सिस्टम है, ट्रस्ट मी, मैंने कमेंट्री की है 3-4 मैचेस में, फर्स्ट क्लास के 3-4 मैचेस में कमेंट्री की है, और मैं आपको मैं सीरियसली आपको मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, बट थोड़ी सी टीम ज्यादा हो सकती है। टीम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो तो सॉरी अगर मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया सारा कोस्ट पे है, बीच में सारा जंगल है। ऑस्ट्रेलिया पीपल आर लिविंग ऑन द कोस्ट, बीच में जंगल है। ऑस्ट्रेलिया बीच में लोग नहीं रहते। यहाँ पाकिस्तान खैबर से लेके कराची तक कचाकच भरा हुआ है, ठीक है? तो हमारी आबादी 30 करोड़ है, 30 करोड़ के करीब पहुंच गई, तो हमारी टीमें 10 तक जा सकती है इजीली। इतना टैलेंट है। तो और इसको बस सिर्फ मैनेज करने की बात है। मेरा मतलब है, और वो हो सकता है। इट्स नॉट, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक, यहाँ पर टाइम भी खत्म हो रहा है। इंटरेस्टिंग कमेंट यासिर हमीद। दानिश, आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगे। यही सवाल, इमरान खान साहब के दौर में क्रिकेट मजीद खराब हो रही है या बेहतरी की गुंजाइश है? दानिश। रईदा, एक्चुअली यासिर ने बात की, नो डाउट, वो अपने, उसका एक ओपिनियन है, बट माय ओपिनियन इज वेरी डिफरेंट। आई थॉट, ओके, आई डोंट कम इन दी पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी वो नहीं है शौक, बट एज अ क्रिकेटर अगर मैं बात करूंगा तो आई थिंक सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया, बिकॉज लड़के बहुत सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट से, उनको रोजगार उनका छूट गया। देखिए, पहले होती थी कायदर ट्रॉफी, पेट्रन्स ट्रॉफी, ये 2 ट्रॉफियां होती थी, और यू गॉट सुपरस्टार मिले आपको, पाकिस्तान ने सुपरस्टार दिए। कि इतना झमेला इन्होंने पैदा कर दिया, सबको लगा दिया, चमचागिरी करके नौकरियों पर लगा दिया, सबकी जेबें भरने के लिए, तो बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। कोई लड़का प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी, क्वालिटी क्रिकेट का है। आप मुझे बताएं, डोमेस्टिक का मुझे कोई प्लेयर बता दे कि आपके पास बैकअप पे पड़ा हो, कोई भी नहीं है आपका प्लेयर। आपने सिस्टम ही पूरा खराब। आप इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर इंग्लैंड में बरसों से काउंटी क्रिकेट चल रही है, शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में बरसों से चल रही है। यहाँ पर जो सिस्टम है वही सिस्टम के अंदर बेहतरी करते हैं। पूरा सिस्टम, हर सीजन तो आपका सीजन ही चेंज हो जाता है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी नहीं होती है, किसी में कोई बेहतरी नहीं होती है। आई थिंक वेरी वेरी जो है डिसअपॉइंटिंग एक चीज है कि इमरान भाई के आने से ये थी उम्मीद कि हमारी क्रिकेट और बेटरमेंट की तरफ जाती, और जो हमें जो है, और क्रिकेटर्स को मसले जितने भी होते हैं, मसले वो उनके हल होते हैं, और हमें जो है अच्छा एक वो मिलता, एक प्लेटफॉर्म मिलता। बहुत सॉरी कट इन करने के लिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच दानिश कनेरिया साहब, यासिर हमीद साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब। आप लोग एंजॉय करें। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त PSL का मैच चल रहा है। सो आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।